नाउ जितनी भी मिसाइल्स इंडिया में है और वर्ल्ड वाइड भी जितनी भी मिसाइल्स है ना, बड़ी डिफरेंट तरीके की मिसाइल्स हैं, ठीक है। तो इतनी डिफरेंट तरीके की मिसाइल्स है ना, उन्हें क्लासिफाई करना भी तो इंपॉर्टेंट है, टाइप्स में डालना भी तो इंपॉर्टेंट है ना। वो जो आप टाइप्स में डालते हो ना मिसाइल्स को, वो भी डिफरेंट तरीके से डाल सकते हो। मिसाइल्स कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज, डिफरेंट वेज में उन्हें क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, जैसे एक होती हैं आपकी क्रूज मिसाइल्स, एक होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ये दो डिफरेंट टाइप्स है जिनके बेसिस पे आप मिसाइल्स को डिवाइड कर लेते हो, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक, क्रूज। नाउ ये क्या होती हैं अभी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्चिंग मोड, कैसे लॉन्च कर रहे हो, क्या ये सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, कहां से लॉन्च हो रही है, कैसे लॉन्च हो रही है, उसके बेसिस पे भी मिसाइल्स को आप डिवाइड कर सकते हो। देन ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, मीडियम रेंज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल है, रेंज के बेसिस पे भी कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपल्शन, फ्यूल कैसा यूज कर रहे हो, इंजन कैसा यूज कर रहे हो मिसाइल में, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है कि आप सॉलिड प्रोपेलेंट यूज कर रहे हो, लिक्विड प्रोपेलेंट यूज कर रहे हो, सॉलिड एंड लिक्विड मिक्स करके यूज कर रहे हो, या आप क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट यूज कर रहे हो। अभी करा है ना क्रायोजेनिक, वो यूज कर रहे हो, करेंगे क्रायोजेनिक भी क्या है। और एक है ऑन द बेसिस ऑफ वॉरहेड, कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जा रहे हो, मिसाइल ऐसा होता है ना, मिसाइल के ऊपर आप बॉम्ब डाल देते हो, फिर मिसाइल को लॉन्च कर देते हो। मिसाइल तो लॉन्च करने का एक व्हीकल है, उस पर आप वॉरहेड डालते हो, बॉम्ब डालते हो, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो सकता है, नॉर्मल एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, राइट। तो उसके बेसिस पे भी आप क्लासिफाई करते हो। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके देख लेते हैं सारी क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। नाउ एक होती है आपकी क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल पता है क्या होती है, सिंपल, आपने लॉन्च कर दिया, वो ऐसे जाएगी और हिट कर देगी अपने टारगेट को, ठीक है। पहले ही बता देता हूं मैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या फर्क होता है। जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है और लेट्स सपोज ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होगी ना, वो मान लो ए से लॉन्च हो रही है और हमने बी पे हिट करनी है, तो वो पता है कैसे लॉन्च करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल को ऐसे लॉन्च कर देंगे, ढा, ठीक है। वो सीधा वर्टिकल लॉन्च होगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर वो ट्रैवल करेगी आगे तक, और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगी और अपने टारगेट को हिट कर देगी। बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन है, निकली अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, ऊपर गई, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ट्रैवल कर रही है और इधर आ गई। बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोला बनाया हुआ है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, राइट। ये तो होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल पता क्या है, यहां से लॉन्च करी, सीधा गई और हिट कर दिया। ये प्रोजेक्टाइल पाथ नहीं फॉलो करती और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भी नहीं निकलती। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही, जैसे एक रॉकेट जा रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही, सीधा ऐसे वर्टिकल हाई स्पीड पे, जैसे एक हाई स्पीड जेट जा रहा है, ऐसे जाएगा और अपने टारगेट को हिट कर देगा। ये होगी आपकी क्रूज मिसाइल। जनरली क्रूज मिसाइल्स की स्पीड ज्यादा होती है, वर्टिकली ऐसे तेज जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ टाइप दो तरह की मिसाइल बना दी, क्रूज, बैलिस्टिक। तो देख लेते हैं बाकी भी। दिस मिसाइल इज एन अनमैन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गाइड व्हीकल हुज मेन मिशन इज टू प्लेस अ वॉरहेड एट एन इंटेंडेड टारगेट। बॉम्ब को इस क्रूज मिसाइल ने बी पॉइंट पे डिलीवर करना है, ठीक है। अच्छा, दे फ्लाई विद इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड यूज जेट इंजन टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने बताया, जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो तो ना वो वाली टेक्नोलॉजी यूज करती है जो इसरो यूज करती है, स्पेस लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी है ना, क्योंकि स्पेस में भी तो जो आप रॉकेट भेज रहे हो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में तो आप लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी यूज करते हो, रॉकेट की टेक्नोलॉजी। क्रूज मिसाइल में तो आप जेट इंजन यूज करते हो, जेट इंजन टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्योंकि एक एयरप्लेन की तरह ही जा रहा है ये। क्रूज मिसाइल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्पीड। क्रूज मिसाइल्स को भी स्पीड के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। जो ज्यादा स्पीड, जो कम स्पीड की होगी उन्हें हम कहेंगे सबसोनिक, उससे ज्यादा स्पीड की सुपरसोनिक, बहुत ज्यादा स्पीड की हाइपरसोनिक। नाउ ये सोनिक वर्ड क्यों डाला हुआ है? जो सबसोनिक मिसाइल है ना, वो ट्रैवल कर रही है विद अ स्पीड दैट इज लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की जो स्पीड है ना, उससे कम स्पीड पे ट्रैवल कर रही है। अच्छा, एक और चीज,
एक और चीज पता होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो साउंड की स्पीड पे चल रहा होता है हम कहते हैं कि वो माक 1 पे चल रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड पे चल रहा है, साउंड की स्पीड के दुगना स्पीड पे चल रहा है, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है माक 2 पे। सिमिलरली 3 गुना स्पीड ऑफ साउंड पे चल रहा है तो माक 3, 4 गुना तो माक 4, 5 गुना तो माक 5। नाउ जो ऑब्जेक्ट्स माक 1 से कम की स्पीड पे चलते हैं उन्हें हम कहते हैं सबसोनिक। जो मोर देन माक 1 एंड लेस देन माक 5, माक 1 और माक 5 के बीच में जिनकी स्पीड है उन्हें हम कहेंगे सुपरसोनिक। और जिनकी स्पीड साउंड के 5 गुना स्पीड से भी ज्यादा है, माक 5 से भी ज्यादा है, उन्हें हम कहेंगे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ठीक है, तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल हमारे पास है एक जिसका नाम है निर्भय। देन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है हमारे पास जो इंडिया और रशिया ने जॉइंटली डेवलप करी थी, जिसका नाम है ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो इंडिया और रशिया की कोलैबोरेशन है और इसका नाम भी इंडिया और रशिया की 2 रिवर्स पे है। ब्रह्मोस में BRAH आया ब्रह्मपुत्रा से, MOS का आया मॉस्कवा से, मॉस्को नहीं मॉस्कवा से, वो एक रिवर है रशिया में, तो इसका नाम ब्रह्मोस है। अच्छा, ब्रह्मोस का एक और वर्जन आ रहा है जो इंडिया और रशिया भी डेवलप कर रहे हैं, जिसकी स्पीड हाइपरसोनिक होगी, मोर देन माक 5 होगी। जो करंटली एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस है ना, उसकी स्पीड है माक 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया माक 1, 2, 3 क्या है। माक 1 मतलब स्पीड ऑफ साउंड, माक 2 मतलब ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड, माक 3 थ्राइस, माक 4 टाइम्स, माक 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो ये है क्रूज मिसाइल के बारे में, आपको इतना ही पता होना चाहिए। क्लियर, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्लियर, और क्रूज मिसाइल आपको पता भी चल गया जेट की तरह ही ट्रैवल करता है और इसका मेन पर्पस क्या है, इस मिसाइल पे आपने बॉम्ब डाल दिया और इसको बोला बॉम्ब ये बी टारगेट तक डिलीवर करके आ। ठीक है, मिसाइल सारी यही करती हैं। चलो नाउ अब हम आ जाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल पे। नाउ बैलिस्टिक मिसाइल जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हो यहां पे वर्टिकल लॉन्च होंगी, ये वर्टिकल ऐसे लॉन्च होंगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेंगी, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेंगे और अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर होके टारगेट हिट कर देंगी। तो ये एक तरह से ऐसी लॉन्च होती है जैसे इसरो का रॉकेट लॉन्च हो रहा है, बस फर्क ये है कि ये इस पे आप बॉम्ब डाल देते हो और एक टारगेट पे हिट कर देते हो, राइट। जनरली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ना, उनकी रेंज भी ज्यादा होती है क्रूज मिसाइल्स के मुकाबले। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ मिसाइल दैट फॉलोज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ट्रैवल्स अबव एटमॉस्फेयर फॉर मोस्ट ऑफ इट्स फ्लाइट पाथ। ये हम कर चुके हैं। These missiles are categorized according to their range। अब बैलिस्टिक जो क्रूज मिसाइल्स थी उन्हें आपने क्लासिफाई करा था उनकी स्पीड के बेसिस पे। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन्हें आप क्लासिफाई करोगे उनकी रेंज के बेसिस पे, कितनी दूर तक जाती हैं। एक होती है शॉर्ट रेंज, ठीक है, ये ज्यादातर होती हैं 2500 किलोमीटर से अंदर अंदर, 2000 किलोमीटर से अंदर अंदर। एक होंगी आपकी मीडियम रेंज, ये 2000 से 3000 किलोमीटर होंगी। एक होंगी इंटरमीडिएट रेंज, और इंटरमीडिएट रेंज को ही हम कई बारी लॉन्ग रेंज भी कह देते हैं। ये होगी लेस देन 5000 किलोमीटर। और एक होती है इंटरकॉन्टिनेंटल। इंटरकॉन्टिनेंटल की रेंज सबसे ज्यादा होती है, 5000 से लेके 10,000 किलोमीटर तक अगर कोई मिसाइल जा सकती है, यानी इंडिया से लॉन्च हो और ऑस्ट्रेलिया में जाके बॉम्ब फोड़े, राइट, वो कोई मिसाइल है तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इंडिया के पास चारों टाइप की मिसाइल्स हैं। लेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया ने खुद डेवलप करी थी, जिसको हम कहते हैं अग्नि 5, है ना। अग्नि 5 इंडिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज सबसे ज्यादा होती है। क्लियर। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल का एक और फायदा है, क्रूज मिसाइल से ज्यादा हैवी बॉम्ब लेके जा सकती हैं, ये हैवियर पेलोड लेके जा सकती हैं। ठीक है, मेक सेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्चिंग मोड, अभी हमने करा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप है, अब ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्चिंग मोड, लॉन्च कैसे होती है उसके बेसिस पे भी आपने मिसाइल्स को क्लासिफाई करा है। एक होती है आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, आपने लैंड से ही लॉन्च करा और दूसरा ही लैंड पे एक टारगेट है जिस पे आपने हिट करा। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स SSM, जो आपकी अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है।
देन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, कि आपने लैंड से लॉन्च करा पर आपने हवा में एक एरोप्लेन जा रहा है, एयरक्राफ्ट जा रहा है, उसे हिट करना है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, सैम। देन सरफेस टू सी मिसाइल, आपने लैंड से लॉन्च करा पर आपने किसी शिप को हिट करना है, एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करना है, राइट, सी पे टारगेट्स को हिट करना है, तो सरफेस टू सी। देन एयर टू एयर मिसाइल्स, ये भी बहुत यूज होती हैं। दो एयरक्राफ्ट्स लड़ रहे हैं, एक एयरक्राफ्ट एक मिसाइल लॉन्च करता है और दूसरे एयरक्राफ्ट को हिट करता है, ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी इंडिया के पास है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू सरफेस मिसाइल, एक एरोप्लेन जा रहा है, उसने ग्राउंड पे एक टारगेट को हिट करना है, तो वो एरोप्लेन से मिसाइल लॉन्च कर देगा, जेट से, फाइटर जेट से मिसाइल लॉन्च कर देगा। इन्हें हम एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी कहते हैं, ATGM इनका शॉर्ट फॉर्म है। देन सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स, सबमरीन से आप मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, जो सबमरीन है पनडुब्बी, उससे मिसाइल लॉन्च कर रहे हो। अब सबमरीन की एक खास बात है, इससे आप बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हो, क्रूज मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हो, इसीलिए देखना दो शॉर्ट फॉर्म दिए मैंने, SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, SLSM सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, ठीक है। और एक है एंटी टैंक मिसाइल, ये टैंक्स को हिट करने के लिए होती हैं, ठीक है। और ये जनरली पता है कहां से लॉन्च होती है, एक इंसान को ना वो दे दिया जाता है, मतलब हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, हैंड हेल्ड कैनिस्टर होता है, एक सोल्जर उसे कैरी कर सकता है या दो सोल्जर कैरी कर सकते हैं, और टैंक दिखा तो आपने कंधे पे कुछ रखा हुआ, वो मिसाइल लॉन्च कर देगा, टैंक को हिट कर देगा, राइट, एंटी टैंक मिसाइल ATM। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपल्शन, फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है उसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। एक तो होता है सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, जो आपका फ्यूल है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट के जो फ्यूल होते हैं उनकी एडवांटेज पता क्या होती है, उन्हें आप इजीली स्टोर कर सकते हो और उन्हें इजीली हैंडल कर सकते हो, राइट, तो सॉलिड फ्यूल यूज होता है। एक होता है लिक्विड प्रोपल्शन, इसमें आप लिक्विड फ्यूल यूज करते हो। अब इस लिक्विड फ्यूल को स्टोर करना तो मुश्किल है सॉलिड के मुकाबले, और उसे कंट्रोल हैंडल करना भी मुश्किल है सॉलिड के मुकाबले। पर लिक्विड फ्यूल से ना, अगर आप लिक्विड फ्यूल यूज कर रहे हो तो आप अपनी मिसाइल को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? लिक्विड तो फ्लो करती है ना, तो आपने अपने जो इंजन है उसमें वॉल्व्स रखे हुए हैं, डोर रखे हुए हैं। जब आपको लगता है कि आपने मिसाइल को अपनी स्लो करना है तो आप वो वॉल्व कर दोगे, लिक्विड का फ्लो हल्का सा रुक जाएगा फ्यूल में, इंजन में लिक्विड का फ्लो रुक जाएगा तो स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। अगर आपने तेज करना है तो लिक्विड का फ्लो तेज हो जाएगा, ज्यादा बर्न होगा, और ज्यादा बर्न होने से ज्यादा स्पीड आएगी, ज्यादा थ्रस्ट आएगा, राइट, यही चीज होती है। तो लिक्विड प्रोपल्शन भी होता है, लिक्विड से आप स्पीड्स वगैरह कंट्रोल करते हो, ये इसका एडवांटेज है। बाकी आपको पता है ना कि ये जो जेट चलते हैं ये न्यूटन्स थर्ड लॉ पे चलते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसका मतलब क्या है कि ये जो जेट चलते हैं ना, जब ये फ्यूल बर्न होता है तो गैसेस बनती हैं, और गैसेस जेट के जो पाइप होती है उसमें से बहुत ही ज्यादा स्पीड से निकलती हैं क्योंकि हॉट होती हैं। ये जैसे ही बहुत ज्यादा स्पीड से निकलती हैं तो हवा में एक आप एक्शन करते हो और हवा आपको आगे को थ्रस्ट देती है। जैसे मैंने इस चीज पे पुश करा तो इसने भी मुझ पे फोर्स लगाई, तो यहां जेट से एक फ्यूल निकल रहा है, वो इस पे जाएगा, हवा पे लगेगा, हवा मुझे जेट को आगे वो पुश देगी, राइट। तो लिक्विड प्रोपल्शन, सॉलिड प्रोपल्शन, लिक्विड प्रोपल्शन, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रोपल्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे चलता है। ये भी आपने याद रखना है, नॉर्मल सा एमसीक्यू आ सकता है, दैट जेट टेक्नोलॉजी, जेट इंजन टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ आइजैक न्यूटन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नन ऑफ द अबव, ऐसे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे चलता है। अच्छा, कुछ आपके जेट इंजन हैं जो मिक्स यूज करते हैं, सॉलिड फ्यूल्स भी यूज करेंगे, लिक्विड फ्यूल भी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कोई आपके पास रॉकेट है जो 2 स्टेज रॉकेट है, इनिशियल स्टेज में सॉलिड फ्यूल बर्न हो रहा है, हाई स्टेज में लिक्विड फ्यूल बर्न होएगा। या 4 स्टेज रॉकेट होते हैं जिसमें पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। तो 4 स्टेज रॉकेट, 2 स्टेज रॉकेट, ऑल्टरनेट करते रहते हो आप सॉलिड फ्यूल में। इसका फायदा पता है क्या है? हाइब्रिड प्रोपल्शन का इसका फायदा ये है कि दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप यूज कर सकते हो, दोनों के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कट जाते हैं, दोनों के एडवांटेजेस मिल जाते हैं आपको हाइब्रिड में। और एक जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक में पता क्या होता है? क्रायोजेनिक सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन है, सबसे ज्यादा अच्छा थ्रस्ट देता है और सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, और हेवियर ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर सकते हो, हेवियर ऑब्जेक्ट्स को उठा सकता है ये, राइट। सबसे ज्यादा पावर होती है क्रायोजेनिक इंजन में। इसमें क्या होता है? एक लिक्विड फ्यूल होता है, वैसे तो एक गैस होती है,
पर उसे जब आप एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पे ठंडा कर देते हो तो वही गैस ना लिक्विड बन जाती है, लिक्विफाइड गैस। तो क्रायोजेनिक इंजन होंगे जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बिल्कुल बिलो 0 डिग्री, बहुत ही ठंडे इंजन का टेम्परेचर होगा, लिक्विफाइड गैस होंगी, उन्हें आप कंबस्ट करोगे, राइट? जब उन्हें कंबस्ट करोगे तो एकदम से निकलेगा, क्लियर? एकदम से गैसेस निकलेंगी और वो फिर वही थर्ड लॉ लगेगा, आगे बढ़ेगा, क्लियर? एक और टेक्नोलॉजी अभी इंडिया ने मास्टर कर लिया, ये तो हमने देख लिया, तो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, सॉलिड, लिक्विड, हाइब्रिड, क्रायोजेनिक फिर भी लेटेस्ट थी, बट एक और टेक्नोलॉजी इंडिया ने मास्टर करी है जिसे हम कहते हैं रैमजेट स्क्रैमजेट। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। देखो, जो भी आप फ्यूल लेके जाते हो ना, जैसे मान लो लिक्विड फ्यूल लेके जा रहे हो ना, अगर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम लेके जा रहे हो, तो फ्यूल के नाम पे, जेट फ्यूल के नाम पे आपके पास होता है लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है? पर हाइड्रोजन जो है अपने आप में बर्न नहीं होता, हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए आपको एक एजेंट चाहिए, राइट? जो भी आपके पास फ्यूल है, आपकी गाड़ी में भी जो फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, उसे बर्न करने के लिए भी आपको पहले उसमें आग लगानी पड़ेगी, बर्न करने के लिए आपको कोई और चीज ऐड करनी पड़ेगी, एजेंट डालना पड़ेगा। वैसे ही लिक्विड हाइड्रोजन को कंबस्ट करने के लिए आपको कुछ एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं, उन एजेंट्स को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजर्स, ठीक है? तो जनरली लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में आप पता क्या करते हो, आपको ऑक्सीजन चाहिए, ये तो आपको पता है ना, बचपन में पढ़ा होगा साइंस में कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। कोई भी चीज बर्न हो रही है, बिना ऑक्सीजन के बर्न नहीं हो सकती। अगर हमारे पूरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन खत्म हो जाए ना, तो आग लगनी बंद हो जाएगी। आप कभी भी ट्राई करना, माचिस अगर आप जलाते हो, माचिस को वैक्यूम में अगर ले जाओगे तो बुझ जाएगी माचिस, ठीक है, चाहे बिल्कुल हवा नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीडाइजर्स के बिना कोई भी फ्यूल बर्न नहीं होगा। तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में आप पता क्या करते हो, आप लिक्विड हाइड्रोजन कैरी करते हो, आपका जो फ्यूल का टैंक है उसमें एक तो आप लिक्विड हाइड्रोजन डालते हो, और लिक्विड हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए एक ऑक्सीडाइजर भी डालते हो लिक्विड फॉर्म में। जनरली वो लिक्विड ऑक्सीजन ही होता है, या कोई और ऑक्सीडाइजर भी डाल सकते हो, ठीक है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन लेके जाते हो ना। जितने भी अभी तक हमने करा है, चाहे क्रायोजेनिक हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, हाइब्रिड हो, कोई भी हो, सब में ना आपको ज्यादा फ्यूल लेके जाना पड़ता है, आपको ज्यादा वेट ऑफ फ्यूल लेके जाना पड़ता है। एक तो आप फ्यूल लेके जा रहे हो और उसे बर्न करने के लिए ऑक्सीडाइजर लेके जा रहे हो, ये फालतू में आप अपने जेट में वेट ऐड कर रहे हो और कॉस्ट भी ऐड कर रहे हो। अब पता क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिसाइल्स के लिए ना जो ऑक्सीडाइजर है वो तो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही। तो अगर आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लो जिसमें आपको सिर्फ यही कैरी करना पड़े, लिक्विड हाइड्रोजन, सिर्फ आप लिक्विड हाइड्रोजन कैरी कर रहे हो और उसे बर्न करने के लिए जो आपको ऑक्सीडाइजर चाहिए वो एयर से ही ऑक्सीजन ले लेते हो आप, तो बहुत बढ़िया चीज नहीं हो जाएगी? आपके जेट ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो जाएंगे, है ना? आपको ऑक्सीडाइजर, इतनी भारी मात्रा में इतने हाई वेट का ऑक्सीडाइजर कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, इसे बर्न करा और चलो भाई, जेट आपका चल पड़ा, राइट? नाउ ये जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सालों से इंजीनियर सोच रहे थे कि इस टेक्नोलॉजी को लेके आना चाहिए, व्हेन यू यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है? इसे पता क्या कहते हैं इस टेक्नोलॉजी को? इस टेक्नोलॉजी को ये भी कहते हैं कि योर जेट इंजन इज एक्चुअली ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग कर रहा है। क्यों ब्रीदिंग क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि आप खुद, आपकी बॉडी में फ्यूल पड़ा हुआ है, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह पड़े हुए हैं, और हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये आपको एनर्जी देते हैं, पर एनर्जी देने के लिए इन्हें कंबस्ट होना पड़ता है, इन्हें बर्न होना पड़ता है। हम कहते नहीं है कि हम जब भागते हैं हमने इतनी कैलोरीज बर्न कर ली, क्योंकि भागने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वह एनर्जी कहां से आती है? यही फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करके एनर्जी निकलती है जिससे हम भाग दौड़ लेते हैं, है ना? वो कैलोरीज हैं। तो हम भी, हमारा भी जो फ्यूल है उसे भी बर्न करने के लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए होता है। इसीलिए सांस लेते समय आप ऑक्सीजन लेते हो, आपके अंदर का फ्यूल बर्न होता है और आपको एनर्जी मिलती है। यही टेक्नोलॉजी अगर जेट यूज कर ले तो हम कहेंगे कि जेट इज ऑल्सो ब्रीदिंग, है ना? तो ये टेक्नोलॉजी लेके आगे फिर जेट इज ब्रीदिंग। जेट सिर्फ लिक्विड हाइड्रोजन लेके जाता है और उसे बर्न करने के लिए एटमॉस्फेयर से सांस ले लेता है जेट, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की सांस लेने के बाद लिक्विड हाइड्रोजन बर्न होता है और जेट को एनर्जी मिलती है जिससे वो आगे जाता है। नाउ इस टाइप ऑफ जेट विच एक्चुअली ब्रीद एयर, विच एक्चुअली ब्रीद ऑक्सीजन, इस टाइप के इंजन को हम कहते हैं रैमजेट इंजन।
ठीक है, अब ये रैमजेट इंजन का डायग्राम बना हुआ है, देखो यहां पे आपका फ्यूल पड़ा हुआ है, ये जो रॉकेट है आपका ये इस डायरेक्शन में स्पीड से जा रहा है, इस डायरेक्शन में स्पीड से जा रहा है। अब जिस डायरेक्शन में ये स्पीड से जा रहा है ना, यहां आपने ना होल्स छोड़े हुए हैं कुछ, ठीक है, जिनसे एयर एंटर कर सकती है। नाउ यहां फ्यूल पड़ा है, यहां से जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो एयर इस डायरेक्शन में एंटर करेगी। मैं अगर इधर जा रहा हूं तो एयर मुझे यहां से हिट करती है। ये रॉकेट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एयर इस डायरेक्शन में एंटर होगी, लिक्विड हाइड्रोजन पड़ा है, इसे बर्न करेगी, गैसेस निकलेंगी, गैसेस इस डायरेक्शन में प्रेशर मारेंगी, इस डायरेक्शन में प्रेशर जाएगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, वो जेट को इधर का प्रेशर दे देगा, राइट। आपने एयर पे करा एक्शन, एयर ने आपको दिया रिएक्शन और आप आगे को चल पड़े, और ऐसे ही चलता जाएगा। आप आगे को गए, एयर और एंटर करी और आप बर्न करते गए। आपको ऑक्सीडाइजर कैरी करने की जरूरत ही नहीं है, लिक्विड हाइड्रोजन कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इस अभी तक हम किसी मिसाइल में से यूज नहीं करते, पर जो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसरो, डीआरडीओ वगैरह, इन्होंने इसका प्रोटोटाइप तैयार करा है और अभी तक टेस्ट रन करे हैं, एक्सपेरिमेंट्स रन करे हैं, टेस्ट वगैरह कर रहे हैं और टेस्ट सक्सेसफुल भी गए। रैमजेट इंजन का टेस्ट भी सक्सेसफुल जा चुका है। तो रैमजेट इंजन इज अ फॉर्म ऑफ एयर ब्रीदिंग जेट इंजन, ठीक है, ये चीज कर रहे हैं। अच्छा, स्क्रैमजेट क्या है? रैमजेट की एक खास बात पता क्या है? अभी हमने करा मार्क 1, 2, 3, 4, अभी हमने करा सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो रैमजेट की खास बात यह है कि रैमजेट काम ही तब करता है जब ये सुपरसोनिक स्पीड पे जेट चल रहा है, क्योंकि जो एयर है वो हाई स्पीड से अंदर घुसती है, राइट। तो रैमजेट तभी काम करेगा, स्लो स्पीड पे रैमजेट काम ही नहीं करेगा। जब सुपरसोनिक स्पीड पे जेट चल रहा है तभी रैमजेट इंजन काम करेगा। पर रैमजेट की भी एक प्रॉब्लम है, रैमजेट सुपरसोनिक स्पीड पे तो काम कर जाता है, मार्क 2, मार्क 3 पे तो काम कर जाएगा, पर रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड पे काम नहीं करता। जब आपकी स्पीड मार्क 5 से ज्यादा हो जाती है, रैमजेट काम नहीं करता। तो आपने रैमजेट में ही मॉडिफिकेशन कर दी और बना दिया स्क्रैमजेट। जो स्क्रैमजेट है वो रैमजेट का ही मॉडिफाइड वर्जन है, पर स्क्रैमजेट की खास बात क्या है? ये मार्क 5 से भी ज्यादा स्पीड पे चल जाता है, हाइपरसोनिक स्पीड पे भी ये इंजन चल जाता है। और बस यही है रैमजेट स्क्रैमजेट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आई होप आपको समझ भी आ गया, राइट, मेक सेंस, ठीक है। तो हमें प्रोपल्शन वाला भी समझ आ गया। अब हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉरहेड। वॉरहेड मतलब कौन से टाइप का बॉम्ब लेके जा रहे हो आप मिसाइल में। एक तो होता है कन्वेंशनल वॉरहेड के आरडीएक्स ले गए, नॉर्मल जो बॉम्ब्स होते हैं जो टेररिस्ट वगैरह यूज करते हैं वो लेके जा रहे हो आप मिसाइल पे, ठीक है। पर कई बार आप न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जाते हो। न्यूक्लियर वॉरहेड, आपने केमिकल अटैक करना है किसी पे तो आप केमिकल एक्सप्लोजिव्स, ठीक है। आप बायोलॉजिकल वेपन्स भी मिसाइल पे लॉन्च कर सकते हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में डिजीजेस फैलाना चाहता हूं, तो मैंने मिसाइल पे वायरसेस डाल दिए बहुत सारे और मिसाइल को ऑस्ट्रेलिया लॉन्च कर दिया, वहां फटा, वायरसेस फैल गए या बायोलॉजिकल कोई भी पैथोजन फैल गया, और बायोलॉजिकल वेपन भी यूज कर सकते हैं। जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, केमिकल वेपन्स होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं। केमिकल वेपन्स का एक एग्जांपल है सरीन गैस होती है, ये बड़ी फेमस हुई थी गैस, सरीन और साइक्लोसरीन। ये फेमस पता है क्यों हुई थी? क्योंकि आपने सुना होगा सीरिया में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। क्यों? क्योंकि सीरिया के जो लीडर थे बशर अल असाद, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन पे सरीन अटैक कर दिया था। प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन्होंने केमिकल वेपन्स डाल दिए और उनपे सैंक्शंस किस लिए लगी? सैंक्शंस इसलिए लगी उनपे कि उन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज किए हैं। तो जो आपके न्यूक्लियर वेपन होते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन, इन्हें हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं। अगर आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अपनी मिसाइल पे यूज कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक वॉरहेड। अगर आप नॉर्मल बॉम्ब यूज कर रहे हो आरडीएक्स वगैरह तो ये होंगे कन्वेंशनल वॉरहेड, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी हम कर देते हैं क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, क्लियर?